So hello friends, I hope all of you are doing well. Today we are here with our current affair session, that is current affair of 11th of September. For reference you can use दृष्टि IAS वेबसाइट. आज हमने लगभग सारी न्यूज़ कवर कर ली है. एक न्यूज़ रहती है शायद, वो हम कल कवर करेंगे. इसके अलावा आज क्वेश्चन ज़्यादा थे, तो 2 क्वेश्चन आई हैव लेफ्ट टुडे. वन वॉज अबाउट एंटीमाइक्रोबियल रेजिस्टेंस, वो हमारा यहाँ पर अच्छे से कवर हो जाएगा, सो डोंट वरी अबाउट दैट. One was about rural electrification, that you will be covering yourself. वैसे भी वो उसमें ऐसा कुछ है नहीं करने का. So let's start with our very first slide, that is about INS Mumbai. So INS Mumbai जो हमारा है, ये हमारा गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है. दिस यू नीड टू नो हेयर. ये प्री के लिए हमारा थोड़ा सा इम्पोर्टेंट हो जाता है, अदरवाइज ऐसा कुछ है नहीं इसमें. सो गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है हमारा ये, और ये अभी रुका था कहीं पोर्ट ऑफ कॉल पर. अब पोर्ट ऑफ कॉल हमारे लिए समझना जरूरी हो जाता है कि पोर्ट ऑफ कॉल क्या होता है. सो पोर्ट ऑफ कॉल हमारा होता है इंटरमीडिएट स्टॉप, जहां पर शिप्स वगैरह रुकते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर कोई शिप है वो कार्गो कैरी कर रहा है, तो उसे कहीं ना कहीं बीच में रुकना पड़ेगा, तो उसके लिए जो पोर्ट्स बनाए जाते हैं वो पोर्ट ऑफ कॉल होते हैं. दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स. कमिंग टू आवर वेरी नेक्स्ट न्यूज, दैट इज अबाउट, I don't know what's wrong with this. Okay, yeah. So our very next news is about monkeypox. Monkeypox काफी टाइम से न्यूज में रहा है, तो हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है इसे समझना. हम ऑलरेडी कवर कर भी चुके हैं, सो रिवाइजिंग इट हियर कि ये जो हमारा है ये वायरल डिजीज है. ये इसे रिसेंटली WHO ने डिक्लेयर किया था पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी ऑफ इंटरनेशनल कंसर्न, यानी इसके चांसेस बढ़ रहे थे स्प्रेड होने के. दैट्स वाई वायरस से फैलता है, ये क्लोज कॉन्टेक्ट से फैलता है, यानी अगर हम माउथ टू माउथ कॉन्टेक्ट कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं, तो वहां से फैलने के चांसेस हैं. इसके अलावा टच से भी फैलने के, स्किन टू स्किन कॉन्टेक्ट से फैलने के इसके चांसेस हैं. लेट मी मेंशन हियर, स्किन टू स्किन एंड माउथ टू माउथ जो कॉन्टेक्ट होगा वहां से ये फैल सकता है. अब इसके लिए अभी एक टेस्टिंग किट आई है जो कि RT-PCR किट है. ये हमारे लिए समझना इंपॉर्टेंट नहीं है. ये किट जो अप्रूव करते हैं, या फिर कोई भी अगर ड्रग अगर मार्केट में आता है तो उसे कौन अप्रूव करता है, वो सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड जो है वो कौन मेंटेन करता है, वो हमारे CDSCO करता है. दिस यू नीड टू नो. इसके अलावा बट यू नीड टू नो हियर इज कि जो RT-PCR है वो क्या है. अब ये थोड़ा सा समझना इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि कोविड-19 में भी हम ये टेस्ट कर रहे थे. सो इसमें बेसिकली होता क्या है कि हमारे पास, पहले ये समझो कि हमारे पास जो वायरस होते हैं वो 2 टाइप के होते हैं. एक होते हैं हमारे रेट्रो वायरस, एक होते हैं हमारे एडेनो वायरस. एडेनो वायरस वो होंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल हमारा DNA होगा. रेट्रो वायरस वो होंगे जिनका जेनेटिक मटेरियल हमारा RNA होगा. सो होगा क्या, जो ये रेट्रो वायरस है, जो कोविड-19 है वो हमारा रेट्रो वायरस है. जो वायरस जिसमें जेनेटिक मटेरियल RNA है, अब उसकी टेस्टिंग हम कैसे करेंगे, हमें पहले उसे DNA में कन्वर्ट करना पड़ेगा. तो ये जो काम करेगा हमारा कि RNA को DNA से कन्वर्ट करने में, ये हमारा एक एंजाइम करेगा. देन उसके बाद इस DNA की हम मल्टीपल कॉपीज बनाएंगे. वो मल्टीपल कॉपीज फिर उनको टेस्ट करके हम पता करेंगे कि एक्चुअल में ये डिजीज है या नहीं किसी इंसान को. सो ये जो मल्टीपल कॉपीज हम बनाते हैं DNA की, ये बनाता है हमारा पॉलीमरेज एंजाइम. वही जो RNA से DNA में कन्वर्ट करता है वो ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है. दैट यू डोंट नीड टू नो. यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट इसलिए है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन. तो पॉलीमरेज एंजाइम का हम यूज करते हैं DNA की मल्टीपल कॉपीज डेवलप करने में, और फिर उसकी एक चेन सी बन जाती है. दैट्स व्हाई इट इज चेन रिएक्शन. सो दिस वी नीड टू नो हियर कि RT-PCR टेस्ट है क्या. सो बेसिकली फर्स्टली इसका रिक्वायरमेंट होता है कि हम RNA को DNA में कन्वर्ट करें. सो दिस यू नीड टू नो हियर. आज का जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो यही है, क्योंकि साइंस एंड टेक को आप स्टैटिक में कवर नहीं करते हो. कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज. अब इसमें क्वेश्चन भी था वैसे तो, लेकिन अभी क्योंकि ये कन्वेंशन अभी अच्छे से, मतलब ये अभी अप्लाई नहीं हुआ है, ये साइन करने के लिए अभी बाहर आया नहीं है, तो हम इसे बस एक बार
गो थ्रू कर रहे हैं कि हाँ एक्चुअल में ऐसा कुछ चल रहा है न्यूज़ में। सो ये फर्स्ट लीगली बाइंडिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ट्रीटी है, इसलिए ही हम इसे बस देख रहे हैं कि ये एक्चुअल में है क्या, क्योंकि ये फर्स्ट है अभी तक की। काउंसिल ऑफ यूरोप इसे लेकर आई है, दिस यू नीड टू नो। कमिंग टू अवर वेरी नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज अबाउट रेगुलेटिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगर न्यूज़ में है ही तो हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है समझना कि इससे रिलेटेड कौन कौन से कन्वेंशंस वगैरह हैं, इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से इनिशिएटिव्स हैं। सो फर्स्ट हमारा है ब्लेचली डेक्लरेशन। अब देख लो ये जो भी है, ये लास्ट ईयर G20 मीटिंग में शायद सामने आया था, 2023 में ही था ये न्यूज़ में, तो ये इसलिए हमारे लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। AI से ये रिलेटेड है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज अबाउट दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना। ये इलेक्ट्रिफिकेशन से हमारा रिलेटेड है, दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स यू नीड टू नो हियर। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज़ दैट इज एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस। सो अभी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस हमारा होता क्या है कि जब हमारी बॉडी के अंदर इतनी रेजिस्टेंस डेवलप हो जाए किसी भी एक्स्ट्रा एजेंट के लिए, दैट इज अगर कोई माइक्रोब हमारी बॉडी में एंटर कर गया, कि कोई अगर पैरासाइट है या कोई अगर फंगस है या फिर कोई बैक्टीरिया है वो हमारी बॉडी में एंटर करता है और वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, लेकिन हमारी बॉडी उसे रेजिस्ट नहीं कर पा रही है, तो उसे इवन हम दवाई लेते हैं और उसके बाद भी वो रेजिस्टेंस नहीं मेंटेन कर पा रही बॉडी, तो उसे हम बोलते हैं एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस, कि जो वो माइक्रोब है उसमें इतना रेजिस्टेंस डेवलप हो गया है कि उसके ऊपर दवाइयां असर नहीं कर रही हैं। सो दिस यू नीड टू नो है कि ये ओक्यर होता है जब माइक्रोब रिस्पॉन्ड नहीं करते मेडिसिन को। सो दिस यू नीड टू नो। अब इसके जो कोजेज हैं वो देख लो, यहाँ से प्री में PYQ आ चुका है, सो दिस बिकम्स इम्पोर्टेंट कि किस लिए कैसे डेवलप होता है ये। कैसे डेवलप होता है जब हम ज्यादा एंटीबायोटिक लेते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे सर दर्द हुआ, हमने फिर से मेडिसिन ले ली, फिर सर दर्द हुआ, फिर से मेडिसिन ले ली, एक टाइम के बाद वो अपना असर दिखाना छोड़ देगी। दैट्स अ सिंपल प्रोसेस, दैट्स व्हाट वी कॉल एडिक्शन एक्चुअली। तो ये होगा क्या कि अगर हमें जुकाम हुआ, हमने ले ली दवाई, जबकि एक्चुअल में वायरस की कोई दवाई नहीं होती है, तो अब होगा क्या कि ओवर यूज करेंगे हम तो भी एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस डेवलप हो जाएगा। इसके अलावा क्या होगा, अगर हमें एक बार जुकाम हुआ, हमने कोई दवाई ले ली, वो पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ, हमने या फिर हमें बुखार हुआ, हमने बीच में दवाई ली और छोड़ दी फिर, और वो पूरी तरह ठीक नहीं हुआ था, तो वो अब जब दोबारा होगा तो फिर हमें दोबारा उससे स्ट्रॉन्ग दवाई की जरूरत पड़ेगी। तो अगर हमने इन्फेक्शन का कंट्रोल अच्छे से नहीं किया, कि हमने अगर 3 दिन दवाई लेनी थी, हमने 1 दिन लेके छोड़ दी, तो वो वायरस एक्चुअल में वहां पर स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ना कि वहां पे जो वो बैक्टीरिया है वो वहां पर एक्चुअल में स्ट्रॉन्ग हो रहा है, ना कि वो मर रहा है। तो दिस वी नीड टू नो। इसके अलावा R&D में जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारा बहुत कम है रिसर्च में, तो इसकी वजह से भी। सो दिस यू नीड टू नो हियर। Coming to our next news, that is about India's contribution to plastic pollution. So recently अभी एक जर्नल है हमारी नेचर नाम से, उसने अभी एक स्टडी की है, उसके अकॉर्डिंग उसने ये पाया है कि जो इंडिया है हमारा वो हाईएस्ट कंट्रीब्यूटर है प्लास्टिक पोल्यूशन में। अब ये हम यहाँ पर क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा जो सीधा सा मोटिव है पढ़ने का इसे, ये है कि ये हम मेंस में यूज कर सकते हैं डाटा कि हाँ इंडिया सबसे ज्यादा पोल्यूशन कर रहा है। अब पोल्यूशन को कंट्रोल करने के लिए प्लास्टिक के थ्रू जो हो रहा है, हमने क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए। सो हमारे पास प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स हैं। इसके अलावा हमने सिंगल यूज प्लास्टिक को बैन कर दिया है। इसके अलावा हमने EPR लेकर आए हैं, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी, कि जो प्रोड्यूस करेगा प्लास्टिक उसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि उसे अच्छे से वो रिसाइकिल करने के लिए भेजे। सो दिस यू नीड टू नो हियर, नथिंग एल्स। कमिंग टू आवर नेक्स्ट न्यूज दैट इज अबाउट ब्रेकिंग द ग्लास सीलिंग। सो ये जो है ये आप सोसाइटी में पढ़ते हो कि ग्लास सीलिंग होती क्या है। तो बेसिकली होता क्या है कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसे देखें वुमेन के केस में, तो होगा क्या, अगर मान लिया किसी फर्म में कोई वुमन है, वो किसी पोस्ट पर काम कर रही है, तो उसे एक पोस्ट के बाद प्रमोट नहीं किया जाएगा।
तो ये एक इनविजिबल बैरियर सा होता है जो क्रिएट कर दिया जाता है ताकि जो वुमेन है वो हायर पोजीशंस पर ना पहुंच पाए। सो दिस यू नीड टू नो है। अब ये वुमेन के साथ साथ मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स के साथ भी हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल यूएस में आज तक कोई फीमेल प्रेसिडेंट नहीं हुई। सो दैट्स एन एग्जाम्पल ऑफ ग्लास सीलिंग कि जो वुमेन है या फिर जो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप है उन्हें आगे बढ़ने नहीं दिया जाता हायर पोजीशंस तक। सो दिस यू नीड टू नो है कि ये जो है ग्लास सीलिंग ये हमारा ये जो ग्लास सीलिंग है ये हमारा इनविजिबल बैरियर है जो कि प्रिवेंट करता है फ्रॉम एडवांसिंग टू सीनियर पोजीशंस इन कैरियर्स। इसे या तो वुमेन को या फिर मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स को। So this much you need to know here. Nothing else you need to know here. Coming to our next news, that is about India US joint military exercises. अभी जो न्यूज में थी वो युद्ध अभ्यास थी। इसके अलावा हम देख लेते हैं यूएसए के साथ एक और है, that is वज्र प्रहार. So this you need to know here. Nothing else you need to know here. We are done with our first PDF. Let me save this one. कमिंग टू अवर नेक्स्ट पीरियड, ये तो छोटी सी है, इसमें 2 ही न्यूज हैं आई गेस। ओहो सो या हियर इज अ नेक्स्ट पीरियड। सो अब यहाँ पर हमारे पास 2 ही न्यूज हैं, दैट इज फर्स्ट इज पीएम किसान मानधन योजना। सो स्कीम हमारी ऐसे ही करते चलेंगे हम साथ साथ, ताकि लास्ट में हमारे पास एक पीडीएफ इकट्ठी ना हो जाए बहुत ही, जो हमने अभी तक नहीं पढ़ी है। सो इसका जो क्राइटेरिया है वो आप याद रखोगे कि अप टू 2 हेक्टेयर लैंड होनी चाहिए, तभी वो जो फार्मर है स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स के लिए ये है हमारी। दिस यू नीड टू नो। क्राइटेरिया पे क्वेश्चन आते हैं प्री में एक्चुअल में, सो दिस यू नीड टू नो प्री के पर्सपेक्टिव से। इसके अलावा पेंशन दी जाती है, इसमें पेंशन का प्रोविजन है कि मिनिमम 3000 दिए जाएंगे 60 ईयर में। 60 ईयर की एज अगर आप क्रॉस कर जाते हो, 60 साल के हो जाते हो, तो आप पेंशन लेने के लायक हो जाओगे। इसके अलावा यहाँ पर इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है गवर्नमेंट का और सब्सक्राइबर का, कि अगर मैंने पेंशन लेनी है आगे जाकर तो मैं भी इक्वल कंट्रीब्यूट करूँगा जितना गवर्नमेंट कर रही है, और फिर एक एज के बाद मुझे वो पेंशन मिल जाएगी। अगर जो ये जिसके नाम पर वो पेंशन है वो मर जाता है तो उसके स्पाउस को वो पेंशन मिलेगी, 1500 पर मंथ उसे मिलेंगे उसके स्पाउस को। इसके अलावा इसमें जो कंट्रीब्यूशन है वो एज के बेस पर है, एज बेस्ड मंथली कंट्रीब्यूशन यहाँ पर है। अब ये प्री में अगर क्वेश्चन आ जाए एक स्टेटमेंट बन के कि इसमें एज बेस है या किस बेस पे है कंट्रीब्यूशन, तो दिस वी नीड टू नो। सो वी आर डन विद दिस। कमिंग टू आवर नेक्स्ट स्कीम, दैट इज पीएम किसान सम्मान निधि। सो अभी जो ये पीछे वाली न्यूज़ है इसी के साथ ये कॉन्टेक्स्ट क्रिएट कर रहा था कि उसी के कॉन्टेक्स्ट में है ये। तो पीएम किसान सम्मान निधि जो योजना है हमारी, उसमें बेसिकली क्या है कि 3 इंस्टॉलमेंट में जितने भी फार्मर्स हैं, ओल्ड फार्मर्स, सभी को 6000 पर ईयर दिए जाएंगे, 2-2 हज़ार करके 3 इंस्टॉलमेंट हमारी आएंगी। ये सेंट्रल सेक्टर स्कीम हमारी। आइडेंटिफिकेशन कौन करेगा बेनिफिशियरी की, वो हमारी स्टेट गवर्नमेंट करेगी। सो दिस मच ओनली यू नीड टू नो है, नथिंग एल्स यू नीड टू नो है। कमिंग टू अवर क्वेश्चन पार्ट, okay, yeah. So coming to your question part, sir, first question is about impact of PM कृषि मानधन योजना। इसका क्या इम्पैक्ट होगा फाइनेंशियल सेक्टर में, फाइनेंशियल सिक्योरिटी प्रोवाइड करने में, किसे, फार्मर्स को।
सो अब देखो इंट्रो में हम क्या डाल सकते हैं। हम सिंपली डालेंगे कि पीएम किसान मान धन योजना है क्या, कि लेस देन 2 हेक्टेयर जिसके पास भी लैंड होगी वो इसके लिए एलिजिबल होगा। इसके बाद अगर हम बॉडी की मेंशन करते हैं, सोशल सिक्योरिटी की ये स्कीम है, दिस यू मेंशन इन इंट्रो। बॉडी की अगर बात करते हैं हम, तो यहाँ पर हम इसके जो प्रोविजंस है वो मेंशन करेंगे कि इसमें 3000 पेंशन मिलेगी 60 ईयर की एज में। इसके अलावा अगर वो मर जाता है जिसके नाम पर पेंशन है तो 1500 मिलेंगे, किसे स्पाउस को 1500 मिलेंगे। इसके अलावा इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा गवर्नमेंट की साइड से, इक्वल कंट्रीब्यूशन फ्रॉम गवर्नमेंट एंड सब्सक्राइबर। इसके अलावा क्या था कि मंथली कंट्रीब्यूशन है एज बेसिस पर। तो ये सारे इसके प्रोविजंस है, ये सारे बेनिफिट्स हैं जो भी इसका बेनिफिशियरी होगा उसे मिलेंगे। कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो कंक्लूजन में हम क्या डालेंगे कि ये फाइनेंशियल इंक्लूजन में भी हेल्प करेगा, जो अल्टीमेटली हमें प्रमोट करने में हेल्प करेगा इंक्लूसिव ग्रोथ और सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। So this you need to know here. Coming to our next question, that is about issues associated with plastic waste management and steps taken for that. So अब इंट्रो में हम सिंपली ये नहीं डाल सकते कि नेचर एक जर्नल है हमारी, उसने क्या बताया है कि इंडिया टॉप में है प्लास्टिक पोल्यूशन में, तो ये मेंशन करेंगे। बॉडी की अगर बात करते हैं हम, बॉडी में हम क्या मेंशन कर सकते हैं कि सबसे पहले इश्यूज क्या क्या है। अब सोचो प्लास्टिक क्या कर रहा है, सबसे पहले तो एनवायरनमेंट को खराब कर रहा है। अब एनवायरनमेंट खराब हो रहा है तो हमारी हेल्थ भी खराब होगी, दैट इज पब्लिक हेल्थ भी खराब होगी। अब अगर पब्लिक हेल्थ खराब हो रही है तो हमारी इकोनॉमिक कॉस्ट भी पड़ेगी उस पर, कि हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, एनवायरनमेंट को सुधारने में ज़्यादा हमें इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसके अलावा क्या है कि रेगुलेशन में दिक्कत आती है कि प्लास्टिक जो है उसे रेगुलेट कर पाना, क्योंकि इतनी छोटी छोटी अगर हम आज बैठकर देखने लगे तो हमारे अराउंड जितनी भी चीज़ें हैं उनमें मैक्सिमम प्लास्टिक की हैं, तो उनका जो रिसाइकल होना है उस प्रोसेस को रेगुलेट कर पाना अपने आप में एक टास्क हो जाता है। इसके अलावा टेक्नोलॉजी नहीं है, रेगुलेशन क्यों डिफिकल्ट है, क्योंकि हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी भी नहीं है रिसाइकिल के लिए। इसके अलावा एग्रीकल्चर लैंड के लिए भी ये टास्क क्रिएट करता है कि जो एग्रीकल्चर लैंड है वो कम हो जाएगा, क्योंकि हम डिग्रेड नहीं कर पा रहे हैं प्लास्टिक को। अब हम उसे अगर डिकम्पोज नहीं कर पा रहे हैं तो क्या कर रहे हैं, उसे उसके लैंडफिल्स बनाए जा रहे हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, एग्रीकल्चर की जो लैंड आनी थी इससे वो कम होती जाएगी। तो ऐसे रिलेट कर करके आपको देखना है। कमिंग टू स्टेप्स, हमने ऑलरेडी पढ़ा, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स है हमारे पास, EPR है, दैट इज एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अच्छा, यहाँ पे वन थिंग यू नीड टू नो इज कि जो EPR है वो हमारा आया तो ई वेस्ट में था, लेकिन हमने लेटर इसे अप्लाई किया है प्लास्टिक वेस्ट में भी। इसके अलावा हमारा स्वच्छ भारत मिशन हमने कल परसों कवर किया था, वो आप मेंशन कर सकते हो। इसके अलावा हमारे पास है पोल्यूटर पेज प्रिंसिपल, कि जो पोल्यूट करेगा वही पे करेगा, तो ये हम लेकर आ रहे हैं। इसके अलावा हम मेंशन कर सकते हैं कि 3 R's हमारे पास हैं, रीयूज, रिसाइकल एंड रिड्यूस, कि कम प्लास्टिक यूज करो, प्लास्टिक को रीयूज करो और उसे रिसाइकल करो। कमिंग टू कंक्लूजन पार्ट, कंक्लूजन जो हमेशा हम लिखते हैं कि कंबाइन एफर्ट्स की जरूरत है पब्लिक और गवर्नमेंट की। सो we are done with this. We are done with our today's lecture. Nothing else you need to know here. I hope you will be having some clarity about antimicrobial resistance and RT-PCR, वो हमारे important हो जाते हैं। So we are done with this. Thank you and have a great journey.